वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1911 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको कहा जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वो स्टडी क्या करना चाह रहे थे, यानी वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो स्टडी क्या करना चाह रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे यानी वो बम्बार्ड कर रहे थे अल्फ़ा रेस को ऑन गोल्ड फाइल। यानी हमारे पास गोल्ड फाइल था, यानी गोल्ड फाइल उन्होंने लिया और उस पर जो है अल्फ़ा रेस को वो बम्बार्ड कर रहे थे। अब ये अल्फ़ा रेस पे क्या इफेक्ट आता है वो इस चीज़ को जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया, यहाँ पे रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया और इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को उन्होंने क्लोज किया किस चीज़ में, बॉक्स में। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया और वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो था वो क्लोज था बॉक्स में। देखिए बॉक्स इस तरह से था कि उसके 3 साइड जो थे वो क्लोज थे और एक साइड जो था वो ओपन था। ये इसलिए ये बॉक्स की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से थी कि इसके देखिए एक साइड जो है वो ओपन है और 3 साइड जो है वो क्लोज है, ताकि इससे जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यानी ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट इसके भी अंदर हमने रखा है उससे जो रेडिएशन निकले वो क्या हो, सिर्फ एक ही जगह पे जो है यानी गोल्ड फाइल जो इनके सामने रखा गया था उस पर पेनेट्रेट हो। तो यहाँ पे इससे रेडियोएक्टिव, ये हमारा क्या है, बॉक्स के अंदर हमारे क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिससे खुद ब खुद एंड अनकंट्रोलेबल रेडिएशन, यानी वो एलिमेंट जिससे स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, यानी जो खुद बहुत डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। यानी वो एलिमेंट जिससे स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो इससे क्या हो रही थी, एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो हो रही थी, इससे रेडिएशन जो है वो इमिट हो रहे हैं, यानी अल्फ़ा रेज जो है हमारे पास इमिट हो रहे हैं। बात की समझ आ रही है, ये अल्फ़ा रेज जो है इमिट हो रहे हैं। अब इन्होंने इस अल्फ़ा रेज के सामने गोल्ड फाइल को रखा, गोल्ड फाइल को, बात की समझ आ रही है। देखिए गोल्ड फाइल के अंदर स्मॉल, यानी जो गोल्ड फाइल है इसमें स्मॉल एटम जो है वो प्रेजेंट होंगे। देखिए गोल्ड फाइल किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम से तो मिलकर बना है। तो यहाँ पे हम इस गोल्ड फाइल की जगह एक एटम को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मेनली गोल्ड फाइल बना हुआ है किस चीज़ से, एटम से ही तो बना है ना। तो यहाँ पे हम एटम को लेंगे। अब गोल्ड, चले इसको गोल्ड फाइल ही कहते हैं। तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हमारे पास अल्फ़ा रेज इमिट हो रही थी और ये जा रही थी गोल्ड फाइल पे। अब इस सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर इन्होंने गोल्ड फाइल को क्यों लिया, कोई और जो मेटल था उसको क्यों नहीं लिया। तो गोल्ड फाइल जो है हमारे पास मिलिएबल है, आप जितना भी इसको थिन करना चाहें उतना थिन जो है वो कर सकते हैं। बात की समझ आ रही है, जितनी थिन शीट आप इसकी बनाना चाहें, क्योंकि इसकी मिलिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मिलिएबल है ये बहुत ज़्यादा, तो जितनी थिन शीट आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जो था इन्होंने गोल्ड फाइल लिया। अब ये रेडिएशन यानी ये अल्फा रेज जो है जब इस गोल्ड फाइल पे जब पास हो रही थी तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल भी जो था वो था, और फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिस पे जब लाइट या रेडिएशन फॉल होती है तो उस पे फ्लोरोसेंस का फिनोमेना यानी स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। और ये मेनली जो है किस चीज़ से बना हुआ होता है, जिंक सल्फाइड से। यानी इसके ऊपर एक प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर इन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। तो देखिए जब ये रेडिएशन गोल्ड फाइल में से पास हो रहे थे, अब ये ऑब्जर्वेशन है, वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे कि वो अल्फा रेस को पास कर रहे थे गोल्ड फाइल पे, और ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, ये जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन है ये इस गोल्ड फाइल में से इमिट होती है, इस गोल्ड फाइल से क्या होती है, पास होती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बात की समझ आ रही है, ये अल्फा रेज है, ये इस गोल्ड फाइल में से जो है मोस्ट ऑफ गोल्ड अल्फा रेज जो है वो इस गोल्ड फाइल में से पास होती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वाइल फ्यू आर डिफ्लेक्टेड, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होती है एंगल, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होती है लार्ज एंगल के साथ और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होती है स्मॉल एंगल के साथ। यानी ये हमारे पास अल्फ़ा रेज है, अल्फ़ा रेज है। इनमें से ज़्यादातर रेज जो थी वो क्या हो रही थी, वो अनडिफ्लेक्टेड थी। वो क्या थी, अनडिफ्लेक्टेड, वो अनडिफ्लेक्टेड थी, यानी बहुत सारी अल्फ़ा रेज क्या थी, अनडिफ्लेक्टेड थी। लेकिन इसमें कुछ रेज जो थी वो ऐसी थी जो डिफ्लेक्टेड थी, जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, जो डिफ्लेक्ट हो रही थी। और इसके साथ साथ कुछ रेज ऐसी थी यानी 2000 अल्फ़ा रेज में से 2000 अल्फ़ा रेज में से या 20,000 अल्फ़ा रेज में से हमारे पास सिर्फ एक रेज जो थी वो ऐसी थी जो बाउंस बैक हो रही थी। बात की समझ आ रही है, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ
कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा रेज इमिट हो रहे हैं तो ज़्यादा अल्फ़ा रेज ऐसे थे जो जो जिस पाथ पे आ रहे थे उसी पाथ के साथ आगे जा रहे थे, यानी अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ ऐसे थे जो बाउंस बैक हो रहे थे, और वो सिर्फ एक दो बहुत ही कम 20,000 में सिर्फ 1 अल्फ़ा रेज जो है वो बाउंस बैक जो था वो हो रहा था। अब ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे इनमें से भी कुछ जो थे वो स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, स्मॉलर एंगल के साथ कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉलर एंगल के साथ, और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्जर एंगल के साथ। कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉलर एंगल के साथ और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्जर एंगल के साथ। बात की समझ आ रही है? अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर कौन से जो है वो स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होंगे और कौन से जो है वो लार्जर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होंगे। ये लास्ट में आपको खुद ब खुद इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या की कि जब अल्फ़ा रेज गोल्ड फाइल में से पास हो रही थी तो बहुत सारी अल्फ़ा रेज जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड थी, यानी डिफ्लेक्ट जो है वो नहीं हो रही थी। कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी और उन डिफ्लेक्शन और जो डिफ्लेक्ट हो रही थी उनमें से कुछ स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ लार्जर एंगल के साथ जो थी डिफ्लेक्ट हो रही थी। और बहुत यानी 20,000 में से एक ऐसी अल्फा रेस थी जो सिर्फ और सिर्फ यानी जिस रास्ते से वो आ रही थी उसी रास्ते पे जो है वो वापस जा रही थी। तो देखिए अल्फा रेज, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि सर व्हाट आर अल्फा रेज। तो हीलियम एटम है, हीलियम जो है हीलियम He2+, इसको हम क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई को जो है हम अल्फा रेज कहते हैं, अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशन। यानी हीलियम न्यूक्लियाई जो है इसको हम क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई किस तरह बनता है कि देखिए हीलियम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो जब इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें तो 2 प्रोटॉन ही बच जाएंगे ना, तो इसलिए इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इनको हम कहते हैं अल्फा रेज। तो ये जो थी इन्होंने ऑब्जर्वेशन की। अब इन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला? इन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में इन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो ये निकाला कि देखें कुछ रेज जो थी वो इस यानी ज़्यादा रेज जो थी इस गोल्ड फाइल में से पास हो रही थी। तो यहाँ से इन्होंने रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेसिस इन एटम इज एम्प्टी, यानी एटम में बहुत सी स्पेसेस जो है वो क्या है? एम्प्टी है। क्योंकि अगर एम्प्टी ना होती तो ये डिफ्लेक्ट होती ना, जिस तरह यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही थी तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट होती, यानी ज़्यादा रेज को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अब जब डिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो यहाँ से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम जो है वो हमारे पास एम्प्टी है। यहाँ से जो कुछ रेडिएशन लार्जर एंगल के साथ इमिट हो रही थी और कुछ रेडिएशन स्मॉलर एंगल के साथ। अब सवाल मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पैदा होता है कि कौन सी रेडिएशन जो है हमारे पास लार्जर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होती है और कौन सी रेडिएशन जो है वो स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होती है। इससे पहले मैं एक पॉइंट बताता चलूं। देखिए ये जो एटम है इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस में जो है हमारे पास प्रोटॉन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर में जो है वो प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा रेस भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो सेंटर में यानी एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो रेडिएशन बिल्कुल यहाँ पे आ रही थी वो वापस जा रही थी। तो इसका मतलब क्या कि न्यूक्लियस के सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जिसको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है प्रोटॉन का। यानी प्रोटॉन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में जो है वो प्रेजेंट है। अब जो रेडिएशन इस प्रोटॉन के नज़दीक आएगी यानी जो बिल्कुल इसी के ऊपर आएगी वो तो बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन जो इसके करीब आएगी तो वो ज़्यादा एंगल के साथ जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, और जो इससे दूर जाएगी यानी फॉर एग्जांपल एक ये रेडिएशन है और एक ये रेडिएशन है। आपसे अब कोई पूछे कि कौन सी रेडिएशन जो है वो लार्जर एंगल के साथ होगी और कौन सी रेडिएशन जो है वो स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होगी, तो जो इस सेंटर के नज़दीक जो रेडिएशन इस सेंटर के नज़दीक से पास होती हुई जाएगी वो ज़्यादा एंगल के साथ जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, और कुछ रेडिएशन और जो रेडिएशन हमारे पास इस सेंटर से दूर होगी वो कम एंगल के साथ जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो यही इसका बेसिक आंसर है कि जो रेडिएशन सेंटर के नज़दीक पास होगी वो लार्जर एंगल के साथ, चूंकि अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर अपने आप को रखेंगे, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो है हमारे पास ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो था उन्होंने ये रिजल्ट जो थे वो निकाले कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन एटम जो है वो एम्प्टी है, और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है किस चीज़ के? एटम के सेंटर में, जिनको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। और ये
ये पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ से इन्होंने एक और एजम्पशन यानी ये एक और बात ये भी कही कि ये जो है बहुत ज़्यादा हैवी है। क्यों हैवी है? क्योंकि देखिए ये अल्फ़ा पार्टिकल तो पेनिट्रेट, यानी ये अल्फ़ा पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी है कि जब ये एक सब्सटेंस पे हम इसको पास करते हैं तो ये इस सब्सटेंस को ये अपने साथ, यानी इनकी इतनी हाई स्पीड होती है कि ये उनको अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसको वो लेके जा नहीं सकते थे। तो क्या मतलब कि यहाँ पे इसका मास जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा था। बात की समझ आ गई? लेकिन ये जो मॉडल था वो फेल हो गया। वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है और प्रोटॉन जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट ने उन पे ये सवाल किया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, तो चाहिए तो ये था कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी को लॉस कर दे और वो गिर जाए न्यूक्लियस में। तो एक सवाल उन्होंने ये कहा, एक साइंटिस्ट ने ये पुट किया। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो दूसरा सवाल साइंटिस्ट ने उन पे ये किया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली, तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। बात की समझ आ रही है? यानी लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? कंटिन्यूस आना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल इंपॉर्टेंट है। हम क्यों पढ़ते हैं इसको? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसने बेस्ट वे से जो था न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया। बात की समझ आ गई? तो ये हमारे पास रिजल्ट थे कि ऑब्जर्वेशन थी उनकी, फिर ये एक्सपेरिमेंट वो क्यों कर रहे थे, उससे उन्होंने क्या रिजल्ट निकाले और फेल्यूर रीज़न क्या थी और इस मॉडल की जो थी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो वो सब इसमें हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच।